चैप्टर 11। ईशानी को किस करते हुए पेशेंट के कारण अभिमान की आंखें बिल्कुल गहरी हो गई थी। उसने इंटेंशनली ईशानी की तरफ देखा लेकिन उसने उससे आगे और कुछ नहीं किया। ईशानी ने अभिमान की तरफ झुककर अपना सिर उसके सीने से लगा दिया था। वह अपने फेफड़ों में सांसें भरने की कोशिश कर रही थी। जब उसकी सांसें नॉर्मल हो गई तो उसने धीरे से कहा, थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। उसने इस बात का शुक्र बनाया है कि अभिमान बिल्कुल सही वक्त पर रुक गया। वही अभिमान के अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी। उसका दिल तो कह रहा था कि वह अभी एक बार फिर ईशानी को अपनी बाहों में भरकर अपने होठों की प्यास बुझा ले, लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहता था। उसने ईशानी की तरफ देखकर काफी धीमी और गहरी आवाज में कहा, यू आर वेलकम। अच्छी चीजों को हमेशा स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करना चाहिए, और फिलहाल के लिए इतना काफी है। हम दोनों इसके आगे फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की बात सुनकर ईशानी हंसते हुए बोली, मैं आपके बारे में अभी तक जो कुछ भी सुना था आप उससे बिल्कुल अलग है। आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं जैसे लोग आपको बोलते हैं। रियली, तुमने मेरे बारे में क्या सुना था? अभिमान ने जिज्ञासा के साथ अपने एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए उससे पूछा। मिस्टीरियस एंड लोकी, सीरियस एंड कूल, रिसोर्सफुल एंड डिटरमाइंड, बहुत ज्यादा खड़ूस, गुस्से वाले, सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले, साफ शब्दों में कहा जाए तो मेरी पहुंच से बिल्कुल दूर। उद्धरण चिन्ह। और अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। आपको अप्रोच करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने अपनी गहरी आंखों से उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें सिर्फ अपना असली रूप दिखा रहा हूँ, जबकि बाकी लोगों के सामने मैं इससे बिल्कुल अलग। तुम मेरे लिए बाकी लोगों को तरह नहीं है। तुम्हारे सामने किसी भी चीज को कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मुझ पर पूरा हक है तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की बात सुनकर ईशानी को काफी अच्छा महसूस हुआ था, लेकिन समझ नहीं आया कि वह आगे क्या कहे। अभिमान बिना किसी शक के ऊपर पूरा विश्वास करता था, और अगर ऐसा था, ईशानी भी अभिमान को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे बहुत से करता है। मैं भी आपके सामने कभी किसी चीज का कोई दिखावा नहीं करूंगी। मैं जैसी हूँ बिल्कुल वैसी ही रहूंगी। आज मैं दोनों पूरे दिन घर पर ही रहे। वो दोनों एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश कर रहे थे। रात के वक्त वो दोनों एक साथ एक ही बेड पर सोए। हालांकि उन दोनों ने एक दूसरे से अपना डिस्टेंस बना कर रखा था। वो दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे और इसीलिए उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहते थे। आज की रात ईशानी काफी सुकून के साथ सोई थी। डिग्री 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 डिग्री। अगली सुबह जब ईशानी की आंखें खुली तो उसने देखा कि अभिमान बेडरूम में नहीं है। उसे लगा कि शायद अभिमान ऑफिस जा चुका है। ईशानी बेड पर से उठी और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। जब वह तैयार होकर नीचे आई तो उसने देखा कि अभिमान वहीं नीचे बैठा हुआ उसके आने का इंतजार कर रहा है। ईशानी के आने पर अभिमान उसे लेकर डाइनिंग टेबल के पास चला गया। सर्वेंट ने आकर उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया। ईशानी को खाना काफी ज्यादा अच्छा लगा था। खाना बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे पसंद था। वह अपना जूस पी रही थी तभी उसका फोन बजने लगा। ईशानी ने देखा तो कॉल कनिका का था। स्क्रीन पर शो हो रहे उसके नाम को देखकर ईशानी के चेहरे के भाव बदल गए। क्या हुआ? अभिमान ने जब ईशानी के चेहरे के बदले हुए भावों को देखा तो उससे पूछा। वह कॉल आया है जिसका मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ, ईशानी ने निराशा के साथ कहा। उसे अब कनिका की आवाज सुनकर भी इरिटेशन होने लगी थी, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी उसने कनिका का कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से उसके कानों में कनिका की उत्साहित और थोड़ी अकड़ वाली आवाज पड़ी। हे, पापा ने मुझे बताया कि तुम घर छोड़कर चली गई हो। कल मेरी सगाई होने वाली है, तुम्हें उसमें जरूर आना है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपने गुस्से पर काबू किया और कनिका पर तंज कसते हुए बोली, तुम अपनी सगाई को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? कॉम ऑन कनिका, तुमने ऐसे ही एक गिरे हुए इंसान को उठाकर अपना जीवन साथी चुन लिया, और वह भी किस तरीके से, ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसमें इतना ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है। थोड़ी तो शर्म करो यार। या बेशर्मी में अपनी माँ को भी पीछे छोड़ने की कसम खाई है तुमने। और वैसे भी नमन जैसे गिरे हुए आदमी के साथ तुम्हारी जैसी बदतमीज लड़की ही अच्छी लगती है। कांग्रेचुलेशन फॉर योर एंगेजमेंट। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात का कनिका कोई जवाब देती उससे पहले ही ईशानी ने कॉल कट कर दिया। ईशानी की तरफ देखते हुए अभिमान ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाए और बोला, नाउ आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू, वैसे मेरा ये रूप कभी कभी ही सामने आता है। ईशानी ने अपना फोन टेबल पर रखा और अपना खाना खाने लगी। अभिमान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा दिखाई दे रही है।
उसे अपनी नई नवेली पत्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही थी। उसने तुम्हारे साथ जो किया तो मुझसे उसका बदला कैसे लोगे? कुछ देर चुप रहने के बाद अभिमान ने उससे पूछा। उसने अतुल को ईशानी के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहा था, जिस वजह से अब वह ईशानी की पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ अच्छे से जानता था। ईशानी ने जब दोबारा सोचा कि कनिका और नमन ने उसके साथ क्या किया है तो उसे फिर से गुस्सा आने लगा। मैंने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया है, बट आई विल मेक, क्योंकि उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान खामोशी के साथ उसकी तरफ देखता रहा। खाना खाने के बाद ईशानी अपने कमरे में गई और एक बार अच्छे से तैयार होने के बाद उसने कंपनी जाने के लिए अपना बैग उठाया। अभिमान भी अपनी कंपनी में जा रहा था, इसलिए उसने ईशानी को अपने साथ गाड़ी में बैठने के लिए कह दिया। ईशानी की कंपनी तक पहुंचने के बाद अभिमान ने ईशानी की तरफ देखा और निष्ठापूर्वक बोला, मुझे डर है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। अगर वह लोग तुम्हारे लिए कोई भी परेशानी खड़ी करते हैं तो तुम मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। आई विल, थैंक यू अभिमान। उद्धरण चिन्ह। मैं वर्ड से ज्यादा एक्शंस में विश्वास रखता हूँ, लेकिन आज तुमने बिना मेरे कहे मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अभिमान ने ईशानी से कहा और मुस्कुरा दिया। अभिमान की बात सुनकर ईशानी के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने अभिमान को बाय बोला और गाड़ी में से उतरकर अपने ऑफिस में चली गई। ऑफिस में एंट्री करते ही उसने अपनी अटेंडेंस लगाई। अपनी टेबल पर जाकर वह अपने आज के इंटरव्यू की तैयारी करने की सोच रही थी, लेकिन तभी नंदिनी वहां आई और उसे अपने साथ खींच कर ले गई। नंदिनी ईशानी को खींचते हुए अपने साथ से बाथरूम में ले गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद किया और जल्दबाजी में उससे पूछा, तुमने कल मुझसे कहा था कि तुमने घर छोड़ दिया है, उसको क्या मतलब था? क्या कनिका ने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं खुद उस घर से बाहर जाना चाहती थी। ईशानी ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए नंदिनी को शांत लहजे में जवाब दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन करूंगी? नंदिनी ईशानी की बात नहीं मानना चाहते थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी उससे झूठ बोल रही हो। ईशानी ने एक आह भरी और बोली, ओके, मैंने जो कुछ भी कहा वह आधा सच है। ओके, तो अब तुम मुझे पूरी बात बताओ, वह भी सच सच। उद्धरण चिन्ह। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। कनिका और नमन की सगाई कल होने वाली है और पापा चाहते हैं कि मैं उन दोनों की सगाई अटेंड करूं। ईशानी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। क्या? नंदिनी की आंखें हैरानी के कारण फैल गई। ईशानी की बात सुनकर उसे झटका लगा था। ईशानी को पहले ही अंदाजा था कि नंदिनी ऐसा ही कोई रिएक्शन देने वाली है, इसलिए वह उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुरा कर रह गई। नंदिनी ने दयाभाव के साथ शादी की तरफ देखा। ईशी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे से सगाई करना उन दोनों का अधिकार और फैसला दोनों है, लेकिन उस सगाई में मुझे जाना है या नहीं वह सिर्फ मेरा फैसला होगा। अगर अब करेगा ने मुझे जबरदस्ती वहां बुलाने की कोशिश की तो इस पर उसके साथ अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने काफी शांत लहजे में कहा। पहले से काफी बदली हुई नजर आ रही थी। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नमन और कनिका अब आसानी से उसे मैंने डिलीट नहीं कर पाएंगे और न ही उसे आसानी से तकलीफ पहुंचा पाएंगे। जब ईशानी नमन से प्यार करती थी तो उसके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार थी, लेकिन अब उसे नमन की हकीकत पता चल गई थी, इसलिए अब उसके दिल में नमन के लिए कोई जगह नहीं बची, बल्कि अब उसे नमन को देखकर घिन आने लगी थी। तो अगर अब तरीका अपनी सगाई के बहाने ईशानी को दर्द पहुंचाना चाहेगी तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। ईशानी इस बात को स्वीकार कर चुकी थी कि अब ना सही लेकिन कुछ दिनों में कनिका और नमन की शादी हो ही जानी है। ईशी, मैं सच कहूं तो तुम्हें इस तरह देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे कल से इस बात की चिंता सताए जा रही थी कि कहीं तुम खुद को कोई नुकसान न पहुंचा लो। उद्धरण चिन्ह। कल जब ईशानी ने नंदिनी को सब कुछ बताया था तब से ही रजनी को इस बात की फिक्र सताए जा रही थी कि ईशानी जल्दी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाएगी, लेकिन अब ईशानी को देखकर उसे काफी सुकून महसूस हो रहा था। मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं इतनी भी पागल हो कमजोर नहीं हूँ। ईशानी ने नंदिनी के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराकर बोली, चलो काम पर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। ओके, वो दोनों एक साथ बाथरूम में से बाहर आ गए, लेकिन चलते हुए अचानक नंदिनी को कुछ बात याद आई तो उसने ईशानी से पूछा, लेकिन अब तुम कहाँ पर रह रही हो? उद्धरण चिन्ह। वो कुछ बोलने से पहले ईशा ने काफी ज्यादा हिचकिचा गई, लेकिन फिर नंदिनी से बोली, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगी। उद्धरण चिन्ह। कम ऑन यार, अब इतना भी मिस्टीरियस मत बनो। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 12। अगले दिन कनिका और नमन की सगाई का दिन था।
आज सुबह सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन से उन दोनों की सगाई की ही खबर छपी हुई थी। नमन एक जाने पहचाने परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी था और उसके हाई सोशल स्टेटस की वजह से उसका नाम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हेडलाइन पर छपा जा चुका था। और रही बात करेगा कि तो आज न्यूज़पेपर में उसकी भी काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें छपी हुई थी, लेकिन आज उसे कोई नाइट क्लब गर्ल नहीं बल्कि नमन के फिसी के रूप में बताया जा रहा था। इन दोनों की सगाई की तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। सब लोगों के दिमाग में एक ही सवाल था कि कनिका अग्निहोत्री कौन है, क्योंकि आज से पहले सभी नेटिजन सिर्फ इतना जानते थे कि वह कोई एक्ट्रेस है। टीवी ड्रामा में रोल प्ले किया था, लेकिन उसका परफॉर्मेंस इतना कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे और न ही कोई उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। लेकिन आज वह अचानक ही एक इतने अमीर और जाने पहचाने परिवार के इकलौते बेटे की फिसी बन गई है, इसलिए वो सभी नेटिजन के बीच होने वाले डिस्कशन का एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन चुकी थी। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, कोई अच्छी तो कोई बुरी। कुछ लोग उसके बारे में कह रहे थे कि वह काफ़ी ज़्यादा चालाक है। सबसे पहले उसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपनी और नमन की कुछ फोटोज इंटरनेट पर वायरल कर दी, और जब लोग उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक होने लगे तो वह सबके सामने नमन की फिसी के रूप में सामने आई और उसने अपनी इमेज सबके सामने साफ कर दी। अब कनिका से रिलेटेड खबरें हर जगह फैल चुकी थी। हर सोशल मीडिया पर अब उसके बारे में तरह तरह की बातें हो रही थी। इन 2 दिनों में वह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। ये औरत सच में बहुत ज़्यादा चालाक है, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ने के बाद नंदिनी ने कहा। ये सब देखकर ईशानी भी हैरान थी, लेकिन उसे यह पूरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेतुकी लग रही थी। सबसे पहली बात तो ये कि कनिका ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम ही रखा था, क्योंकि वह ईशानी और उसकी प्रसिद्धि से जेलस फील करती थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी अपना करियर बनाने के लिए उसके पास उसके चेहरे के अलावा और कोई भी स्किल नहीं थी। उसे जो इम्पोर्टेंट रोल्स भी टीवी सीरीज में मिले थे वह भी उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स प्ले करके हासिल किए थे। ईशानी ने कभी भी नहीं सोचा था कि कनिका लोगों के बीच फेमस होने के लिए अपनी सगाई का फ़ायदा उठाएंगी। कनिका शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा जहर भरी थी, हमेशा से ही मुझे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी, ईशानी ने कहा। ईशानी और नंदिनी अभी बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर श्वेता आ जाती है। वो ईशानी की तरफ देखकर उससे बोली, ईशानी, आज त्रिपाठी ग्रुप के वारिस नमन त्रिपाठी और कनिका की सगाई है। उन लोगों ने अपने लाइव इंटरव्यू के लिए रिपोर्टर को वहां इनवाइट किया है, और अभी आज कंपनी में तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा कम काम है, इसलिए तुम वहां जाकर उनका इंटरव्यू ले आओ। उद्धरण चिन्ह। श्वेता मीडिया न्यूज़ डिपार्टमेंट की वाइस मैनेजर थी, इसलिए सभी रिपोर्टर उसके अंदर काम करते थे, नंदिनी और शादी भी। श्वेता को शुरुआत से ही सब लोगों को परेशान करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। उसकी बात सुनकर नंदिनी और ईशानी दोनों हैरानी के साथ बोले, व्हाट? उद्धरण चिन्ह। मैम, आज मैं और ईशानी कोई दूसरी न्यूज़ को फॉलो करने के लिए जा रहे हैं। ऑफिस में हम दोनों के अलावा भी काफ़ी सारे लोग आज भी हैं, तो आप प्लीज़ ये काम उनमें से किसी को दे दीजिए। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए नंदिनी ने काफ़ी शांत लहजे में कहा, उन लोगों को मैंने और काम दे दिए हैं, और तुम जिस न्यूज़ की बात कर रही हो उसे फॉलो करने के लिए एक इंसान काफ़ी है। और इस वक्त नमन त्रिपाठी और कनिका लाइमलाइट में हैं, इसलिए उनका इंटरव्यू हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक इंटरव्यू से हमें अच्छे खासे व्यूअर्स मिल जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के आगे फोल्ड करते हुए श्वेता ने कहा, तो फिर उनके एंगेजमेंट इंटरव्यू लेने के लिए मैं चली जाऊंगी। नंदिनी ने उससे विनती की। नंदिनी, ये तुम क्या कर रही हो? क्या अब तुम्हें मेरी की हुई अरेंजमेंट से भी प्रॉब्लम होने लगी है? नंदिनी की आपत्तिजनक बातें सुनकर श्वेता ने गुस्से भरे चेहरे के साथ चिल्लाकर कहा। उसे गुस्से में देखकर अब नंदिनी को भी गुस्सा आने लगा था। इससे पहले कि मैंने गुस्से में श्वेता को कुछ उल्टा सीधा बोलती, उससे पहले ही ईशानी वहां पसरी हुई खामोशी को तोड़ते हुए बोली, इट्स ऑलराइट, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी। नंदिनी ने अविश्वास के साथ ईशानी की तरफ देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उद्धरण चिन्ह। इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता नंदिनी, सिर्फ एक इंटरव्यू की ही तो बात है, मैं ये कर लूंगी, ईशानी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन उसने अपनी ठंडी नज़रों के साथ श्वेता को देखा। ईशानी जानती थी कि श्वेता और कनिका अच्छे दोस्त हैं, वो दोनों काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में श्वेता ने ईशानी को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया था। लेकिन अपने टैलेंट और मेहनत के चलते श्वेता उसका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाई।
वरना आज जो अचीवमेंट ईशानी ने हासिल की थी वह उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाती। लेकिन ईशानी ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि श्वेता उसे कनिका की एंगेजमेंट पार्टी को अटेंड करने के लिए वोट करेगी। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि आज जो श्वेता ने उससे एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने के लिए कहा है इसके पीछे जरूर कनिका का ही हाथ है। श्वेता ने ये सब कनिका के कहने पर ही किया है। गुड। ईशानी के मान जाने पर श्वेता के होठों पर एक विजयी मुस्कान आ गई और वह तुरंत ही वहां से चली गई। जाहिल औरत, उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। नंदिनी ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। उसका बस चलता तो वह इसी वक्त श्वेता को जान से मार देती। कॉम डाउन नंदू, ईशानी ने शांति लहजे में नंदिनी को आश्वस्त करते हुए कहा। वैसे भी श्वेता उनकी सुपीरियर थी और उनको काम देना उसका अधिकार था, तो इस वजह से इस आने को कुछ खास पर नहीं पड़ रहा था। क्या तुम सच में उनके एंगेजमेंट पार्टी में जा रही हो? तुम अच्छे से जानती हो कि इन सब के पीछे से श्वेता की इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और अगर तुम वहां गई तो मुझे डर है कि वहां पर वह लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करें। नंदिनी ने ईशानी से कहा। ईशानी को भी मन ही मन किस बात का डर था, लेकिन श्वेता ने काम के नाम पर ईशानी को एंगेजमेंट पार्टी में भेजने की प्लानिंग की थी, जिस वजह से ईशानी चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकती थी। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। शाम के समय ईशानी होटल के निकल गई जहां पर आज नमन और कनिका की सगाई होने वाली थी। जाने से पहले उसने अभिमान के पास कॉल करके उसे सब कुछ बता दिया था। रात के करीब 8 बजे ईशानी वहां पहुंची। त्रिपाठी परिवार ने अलग अलग कंपनी से काफी सारे रिपोर्टर्स को लाइव इंटरव्यू के लिए वहां पर बुलाया हुआ था। पूरा बैंक्वेट हॉल काफी अच्छे और शानदार तरीके से सजा हुआ था। दिखने में सब कुछ बहुत आलीशान नजर आ रहा था। वहां पर जितने भी मेहमान मौजूद थे सभी काफी ज्यादा पढ़े लिखे और बड़े लोग थे। उन्होंने एक से बढ़कर एक कपड़े और महंगे गहने पहने हुए थे। वहां पर कुछ पॉलिटिशियंस भी मौजूद थे। कुल मिलाकर वह सगाई काफी ज्यादा आलीशान थी। ईशानी वहां पर जो कुछ भी देख रही थी उसे देखकर उसे काफी ज्यादा असहज महसूस हो रहा था। खासकर बैंक्वेट हॉल के सामने दीवार पर लगी हुई नमन और कनिका की एक बड़ी सी तस्वीर को देखकर। उस तस्वीर के वहां पर मौजूद होने के पीछे का कारण उसे समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ कुछ ही दिनों में सारी चीजें किस तरीके से बदल चुकी थी। आज का दिन उसके नमन की शादी का दिन होने वाला था, लेकिन आज ही के दिन नमन और कनिका की सगाई हो रही थी। इन सब चीजों के बारे में सोचने पर ना चाहते हुए भी ईशानी को बुरा लग रहा था। ईशानी, इस बात को मत भूलना कि तुम यहाँ पर काम के लिए आई हो। यहाँ पर कोई भी मुश्किल खड़ी मत करना। श्वेता ने ईशानी के पास आकर उसे वार्न किया। श्वेता ने एक काफी सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। डोंट वरी मैम, कल के फ्रंट पेज के लिए मैं काफी अच्छी तस्वीरें ले लूंगी, एंड आई विल मेक श्योर कि सबसे अच्छी पिक्चर और आर्टिकल हमारी कंपनी की तरफ से ही जाएगा। ईशानी ने मुस्कुराते हुए काफी शांत लहजे में कहा। उसकी मुस्कान देखकर श्वेता हैरान रह गई। उसने एक बार फिर अपनी गहरी नजरों से ईशानी के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें ढूंढना चाह रही थी, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिला। ईशानी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह दुखी है। वेल, अपना काम अच्छे से करना, श्वेता ने कहा और वहां से चली गई। उसके वहां से जाते ही ईशानी के होठों पर से उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने अपना चेहरा झुकाकर एक गहरी सांस छोड़ी। वो अच्छे तरीके से जानती थी कि श्वेता यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसे दर्द में देखकर एंजॉय करने आई थी, लेकिन भला ईशानी ऐसा कैसे होने दे सकती थी। ईशानी ने इधर उधर देखा और अपने बैठने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढी जहां से वह अच्छी तस्वीरें ले पाए। लेकिन जब वह जगह पर पहुंची तो उसने वहां पर उसकी नज़र नमन और अपने माता पिता पर पड़ गई। वो सभी खुशी खुशी सारे मेहमानों को ग्रीट कर रहे थे। चैप्टर 13। जब ईशानी उस जगह पर पहुंची तो उसने वहां पर उसकी नज़र नमन और अपने माता पिता पर पड़ गई। वो सभी खुशी खुशी सारे मेहमानों को ग्रीट कर रहे थे। उन्हें देखकर ईशानी ने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि किसी को भी उसकी या उसकी फीलिंग की कोई कदर नहीं है। उन्हें देखकर ईशानी को अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आ रहा था। ईशानी कुछ और सोचती उससे पहले ही होस्ट तो स्टेज पर आया और उसने अपनी ओपनिंग स्पीच देनी शुरू कर दी। अंत में उसने तालियां बजाते हुए नमन और कनिका को स्टेज पर आने के लिए कहा। उसकी आवाज काफी खनक भरी थी और उसके कहते ही सारे मेहमान खड़े हो गए और दिल खोलकर तालियां बजाने लगे। तभी नमन और कनिका दोनों एक साथ धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। आजकल काफी अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। गहरे नीले रंग का भी नेक गाउन डाला हुआ था जिस पर हल्की हल्की लेकिन काफी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी थी। मेकअप के बाद वह वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज उसे देखकर लग रहा था कि वह भी एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती है। और रही बात नमन की, तो वह हमेशा से ही हैंडसम लगता था।
आज उसने व्हाइट कलर का 3 पीस सूट डाला हुआ था। अपने हैंडसम फेस और जेंटल बिहेवियर के साथ वह सबकी नज़रों में काफ़ी अच्छा बन चुका था। पब्लिक में नमन और कनिका बिल्कुल एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। ईशानी ने एक गहरी सांस ली। वह मन ही मन खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों की असलियत वह अच्छी तरीके से जानती थी और उसे इस बात का भी पता था कि वह दोनों इस लायक नहीं है कि वह उनके लिए अपने आंसू बहाए। लेकिन जब भी नमन अपनी आंखों में प्यार लिए हुए कनिका की तरफ देख रहा था तब ना चाहते हुए भी ईशानी के दिल में दर्द उठा रहा था। आज उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि नमन वाकई एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है। इन सभी बातों के दौरान एक आदमी ईशानी से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था। उसकी नज़र शुरुआत से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ ईशानी पर ही जमी हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव था। इस वक्त उसने एक प्लेन वाइट शर्ट और ब्लैक टक्सीडो डाला हुआ था, जिसमें उसका लंबा कद और चौड़ी छाती दिखाई दे रही थी। दिखने में वह किसी मूवी के हीरो से कम नहीं था। बैंक्वेट हॉल में जल रही भीनी भीनी लाइट है उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके फेशियल फीचर्स और भी ज़्यादा निखर कर सामने आ रहे थे। उसकी गहरी आंखें बिल्कुल किसी समंदर की जितनी गहरी थी। वहां पर महज खड़े होने से ही उसे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी। लेकिन उसका ऑरा देखकर किसी की भी हिम्मत उसके पास जाने की नहीं हो रही थी। आज उस पार्टी में काफ़ी ज़्यादा अमीर और अपर क्लास आदमी आए हुए थे, लेकिन उस इंसान के वहां आ जाने से उन सबकी उपस्थिति वहां फीकी पड़ गई थी। साफ शब्दों में कहा जाए तो उसकी उपस्थिति ने वहां पर सभी लोगों की चमक पर ग्रहण लगा दिया था। सर, मैम उधर है, क्या आप वहां जाना चाहेंगे? अतुल ने काफ़ी शांत लहजे में और बहुत आदर के साथ अपने बगल में खड़े हुए आदमी से पूछा। नहीं, अभी के लिए सिर्फ यहीं पर खड़े रहो और देखो कि आगे क्या होता है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि अभिमान काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था, लेकिन उसके बावजूद भी वह हमेशा अपनी प्रोफाइल काफ़ी लो रखता था। आज भी उसने हमेशा की तरह जानबूझकर खड़े होने के लिए एक कोना चूज किया था, क्योंकि वो किसी की भी टेंशन नहीं चाहता था। ओके, अतुल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और चुपचाप खड़ा हो गया। तब तक कनिका और नमन स्टेज पर आ चुके थे और उन दोनों ने अपनी थैंकफुल स्पीच देनी शुरू कर दी थी। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ हमारी एंगेजमेंट पार्टी में आए। उद्धरण चिन्ह। ऑडियो में बैठी हुई मीडिया के कैमरे की फ्लैश लाइट लगातार जल और बंद हो रही थी। वो लोग लगातार नमन और कनिका की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। सभी लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने के बाद नमन और कनिका ने अपनी सगाई की आगे की रस्में शुरू कर दी। उन दोनों के माता पिता उन दोनों के साथ आकर स्टेज पर खड़े हो गए। आखिर में नमन ने अपने कोट की पॉकेट में से एक डायमंड रिंग निकाली और उसे कनिका की उंगली में डाल दिया। अभी उन दोनों ने एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताने और एक दूसरे को हमेशा ऐसे ही प्यार करने की कस्में खाई। खुशी के कारण कनिका की आंखों से आंसू बह चले थे। इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी और काफी अमीर घर की लड़कियां अब उसे जलने भी लगी थी। ईशानी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हुई उनकी तस्वीरें ले रही थी। वह बिल्कुल ऐसे भी ऐड कर रही थी जैसे वह हमेशा अपने काम के टाइम पर करती हैं। सारी रस्में खत्म होने के बाद कनिका और नमन ने एक बार फिर सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और फिर वहां पर पार्टी शुरू हो गई। ईशानी उन सभी को इग्नोर करके अब वहां से जाना चाहती थी, लेकिन कनिका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ईशानी, तुम मेरी एंगेजमेंट में आई हो। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितना खुश हूँ। नमन का हाथ अपने हाथ में पकड़कर कनिका ने ईशानी की तरफ आते हुए कहा। इस वक्त उसकी आंखें गर्व से भरी हुई थी, लेकिन ईशानी की तरफ आते हुए नमन के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। जब से ईशानी को पता चला था कि नंबर उसे चीट कर रहा है, उसके बाद आज वह पहली बार ईशानी से रूबरू हुआ था। अभी कुछ देर पहले जब वो कनिका के साथ स्टेज पर था तो उसने रिपोर्टर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसे पता भी नहीं था कि ईशानी भी यहाँ मौजूद है। ना चाहते हुए भी नमन के माथे पर बल पड़ गए और उसने कनिका से पूछा, क्या तुमने इसे यहाँ बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। ऑफ कोर्स, यह मेरी बहन है। मैं चाहती थी कि हमारी सगाई पर वह भी यहाँ मौजूद हो। कनिका ने सौम्य भाव के साथ मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में उसकी जीत की चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। कनिका की बात सुनते ही ईशानी समझ गई कि वह यहाँ पर किस मकसद से आई है। वह सिर्फ ईशानी को ये दिखाना चाहती है कि अब नमन सिर्फ और सिर्फ उसका है। ईशानी ने शांत भाव से उनकी तरफ देखा और ताना मारते हुए उनकी हंसी उड़ाते हुए बोली, आई विश कि तुम दोनों बेशर्म हमेशा एक साथ रहो। तो क्या अब तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स भी मिल गई है? और इसके अलावा मैं तुम दोनों की लव हिस्ट्री जानने की ज़्यादा इच्छुक हूँ। सो
इफ़ यू डोंट माइंड तो क्या तुम प्लीज़ मुझे बताओगे कि तुम दोनों ने किस तरीके से मुझे चीट करके हुकअप किया, एंड अब तो तुम दोनों का बच्चा भी है। डोंट वरी, तुम दोनों की लव स्टोरी के मैं एक बेस्ट टाइटल बनाऊंगी। आई प्रॉमिस कि कल की बेस्ट सेलर स्टोरी मेरी ही होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त कोई पागल भी ईशानी के शब्दों में हो रहे व्यंग्य को समझ सकता था। ईशानी की बात सुनते ही कनिका और नमन के चेहरे के भाव अचानक ही बदल गए। उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। ईशानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे? क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? लेकिन क्यों? चलो ठीक है, अगर तुम दोनों इस बात को शेयर नहीं करना चाहते तो मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि अब थोड़ा तमीज में रहो, अपनी जुबान और हरकतें दोनों पर लगाम रखो, वरना मुझे भी नहीं पता कि मैं किस पल क्या कर दूंगी। उन दोनों को वार्निंग देने के बाद ईशानी वहां रुकना ही नहीं चाहती थी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह उन दोनों से या किसी और से कोई भी बात करे। इसलिए उसने एक आखिरी बार अपनी ठंडी निगाहों के साथ उन दोनों को घोड़ा और वहां से चली गई। ईशानी, कनिका ने नफरत और गुस्से के साथ अपने दांत पीसते हुए कहा। अभी ईशानी ने जो हरकत की थी वह ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी इन बातों को कुछ लोगों ने सुन लिया था, जिससे उन सभी का ध्यान अब कनिका और नमन पर आकर ठहर गया था। क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था कि ईशानी यहाँ नहीं आएगी? क्या वह यहाँ पर जानबूझकर यह सभी परेशानियां खड़ी करने के लिए आई है? छाया के माथे पर बल पड़ गए और उसने नाखुश भरे अंदाज में विक्रम से पूछा। विक्रम भी काफी ज्यादा असमंजस में थे। ईशानी यहाँ आई है तो शायद उसने इन सभी बातों को एक्सेप्ट कर लिया है। हो सकता है कि वो इन सब को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। उद्धरण चिन्ह। भगवान करे कि ऐसा ही हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी ईशानी कनिका की सगाई में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। उद्धरण चिन्ह। अगर इस वक्त ईशानी छाया की बातें सुन लेती तो जरूर उसे उसकी सारी बातें बिल्कुल बेतुकी नजर आती है। अगर कनिका ईशानी की खुशियों को बर्बाद करना चाहे तो बिल्कुल ठीक था। ईशानी को उसकी खुशियों में जरा सी प्रॉब्लम क्रिएट करने की भी इजाजत नहीं थी। ईशानी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था, जैसी माँ वैसी बेटी। वह दोनों माँ बेटी बिल्कुल बेशर्म थी। कनिका के द्वारा किया गया शो को देखकर ईशानी मन ही मन काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल और नाखुश हो चुकी थी। वो जानती थी कि वह कनिका से हार चुकी है, लेकिन कनिका बार बार उसे उकसाने की कोशिश कर रही थी। ईशानी भी कोई संत नहीं थी। इसके अलावा इस वक्त उसका दिल पूरी तरीके से दर्द से भरा हुआ था। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ काफी कुछ हो चुका था, लेकिन वह किसी को भी अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी कमजोरी को देखकर उस पर हंसे। दिन काफी जल्दी जल्दी कट रहा था। वो पार्टी लगभग आधी खत्म हो चुकी थी। इसके दौरान कनिका बीच बीच में बार बार अभी ड्रेस चेंज कर रही थी, जिससे काफी सारे लोगों का ध्यान उस पर जा रहा था और उसे उनसे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे थे। लेकिन ईशानी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कनिका की किसी भी ड्रेस या उसकी हरकत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। वो बस मन ही मन दुआ कर रही थी कि जल्दी से यह पार्टी खत्म हो जाए और वह अपना काम करके वहां से निकल जाए। लेकिन जैसे ही कनिका अपनी आखिरी ड्रेस पहनकर स्टेज पर आए तो ईशानी की आंखें उस पर ठहर गई। कनिका को देखते हुए ईशानी की आंखें गुस्से के कारण लाल हो चुकी थी। कनिका ने एक ब्लैक कलर की ड्रेस डाली हुई थी, जिसमें वह हमेशा की तरह काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। लेकिन उसकी ड्रेस से भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षित उसके गले में पहना हुआ उसका नेकलेस था। उसने के डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक था। उसमें जो स्टोन यूज किया गया था वह नीलमणि थी, जो बहुत ज्यादा यूनिक और प्राइसलेस था। उस नीलमणि के चारों तरफ काफी छोटे छोटे अनगिनत हीरे लगे हुए थे। लेकिन उस नेकलेस के बारे में ईशानी से ज्यादा और किसी को नहीं पता था। ईशानी उस नेकलेस को काफी करीब से जानती हो पहचानती थी। वो नेकलेस उसकी माँ की आखिरी निशानी था। वह नेकलेस उसकी माँ का था, तो उस हिसाब से अब वो विरासत में उसे मिलना चाहिए था। किसी समय में उसकी माँ ने वो खास ईशानी की शादी के लिए तैयार करवाया था। चैप्टर 14। कनिका के गले में अपनी माँ का हाल देखने के बाद ईशानी बहुत गुस्से में थी। ईशानी ने कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि वह उस नेकलेस को कभी कनिका की गर्दन में देखेगी। ये देखकर ईशानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अभी तक अपना जो भी सब्र बांध के रखा था वह उस गुस्से की आग में जल चुका था। अपने चेहरे पर गुस्से भरे भाव लिए वह पूरी भीड़ को चीरते हुए कनिका के सामने जाकर खड़ी हो गई। ईशानी ने एक नज़र उस नेकलेस को देखा और फिर गुस्से में कनिका को घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नेकलेस पर हाथ लगाने की? तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि यह नेकलेस मेरी माँ का है। जस्ट गिव इट टू मी। ईशानी ने गहरी गुस्से भरी आवाज में कहा। उसकी आवाज बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी थी। यस, लेकिन तुम्हारी माँ काफी साल पहले मर चुकी है।
तो अब ये नेकलेस मेरी माँ का है, जो अब तुम्हारे पिता की पत्नी भी है। इस हिसाब से अधिक नेकलेस पर मेरा अधिकार है, ना कि तुम्हारा। जैसे कि तुमने देखा कि अब यह मेरा वेडिंग गिफ्ट है। कनिका ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा। कनिका, मैं तुम्हें काफी प्यार से कह रही हूँ कि यह नेकलेस मेरी माँ का है और इसे चुपचाप मुझे वापस दे दो। राइट नाउ, ईशानी ने धीमी मगर गुस्से भरी आवाज में कहा। क्या होगा अगर मैं तुम्हें इसे वापस ला दूं तो? क्या तुम यहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने इसे मुझसे छीन लोगी? कनिका ने कहा। उसकी गर्दन गर्व से उठी हुई थी, उसे किसी भी चीज का बिल्कुल डर नहीं था। हाउ डेयर यू, ईशानी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा और वह नेकलेस छीनने के लिए आगे बढ़ ही रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह उस नेकलेस को छू पाती, कनिका लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। देखने वालों को बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर उसे धक्का दिया हो। अचानक ही उस पूरे कमरे में बिल्कुल खामोशी पसर गई। सब लोग अपनी अपनी जगह पर शांत खड़े हो गए और उन्हें देखने लगे। नीचे जमीन पर गिरी हुई कनिका ने अपने चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव लाए और बोली, ईशानी, मैं जानती हूँ कि तुम नमन से प्यार करती हो, लेकिन वह मेरा होने वाला पति है। और अगर मैंने यही बात तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की तो क्या तुम मुझे ऐसे धक्का दोगी? क्या होता अगर तुम्हारे ऐसा करने से मेरे होने वाले बच्चे को कुछ हो जाता? उद्धरण चिन्ह। मैंने कनिका की एक्टिंग देखकर ईशानी हैरान थी। वह अपनी जगह पर बिल्कुल जम गई थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वह क्या करे और कैसे अपनी बात सबको समझाए। उसे समझ आया कि तरीका नहीं, ये सब कुछ जानबूझकर उसे फंसाने के लिए प्लान किया था। नमन जल्दी से भागते हुए वहां आया और उसने ईशानी को धक्का देकर कनिका को संभाला। ईशानी, तुम इतनी कैसे गिर सकती हो? तुम जानती हो ना कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है। उसके बाद भी तुमने उसे और उसके बच्चे को तकलीफ हो जाने की कोशिश की। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मैं सिर्फ और सिर्फ कनिका से प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी उसी से प्यार करूंगा। दोबारा कभी भी मेरी नज़रों के सामने आने की कोशिश मत करना। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि ना मनाकर उसकी साइड ले गया उसके बारे में कुछ अच्छा बोलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी नमन ने जो कुछ भी कहा, ईशानी को वह अपने चेहरे पर एक जोरदार तमाचा की तरह महसूस हो रहा था। और उस तमाचे की जलन उसे अपने गाल पर महसूस हो रही थी। होल के अंदर एक ही चले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद गुस्से के कारण ईशानी का बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया था। कनिका उसे दिखाने के लिए इतना नीचे गिर जाएगी, बातों से उम्मीद नहीं थी। उन दोनों की एक्टिंग देखकर उन दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहती थी। वाकई कनिका और नमन एक दूसरे के लिए ही बने थे। उन दोनों को तो बेस्ट एक्टिंग अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाना चाहिए था। एक्टिंग करने में तो उन दोनों को कोई जवाब ही नहीं था। ये पूरा सीन देखकर सभी मेहमानों के बीच में बातचीत शुरू हो गई और उन सभी की बातों का इकलौता मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ईशानी ही बनकर रह गई थी। ये सच नहीं हो सकता। क्या ये दुल्हन की बहन है? भाई अपनी ही बहन के मंगेतर को छीनने की कोशिश क्यों करेगी? उद्धरण चिन्ह। कितनी बेशर्म है ये। इसके जैसी बहन होने से तो अच्छा है कि किसी की बहन ही ना हो। उद्धरण चिन्ह। इस बात में कोई हैरानी की बात नहीं है कि यह मिस्टर त्रिपाठी से प्यार करती है। वैसे भी नमन त्रिपाठी बिल्कुल परफेक्ट इंसान है, लेकिन अपनी ही बहन की मंगेतर को सिड्यूस करना कहाँ की समझदारी है। उसके अलावा ये पता होते हुए भी कि उसकी बहन माँ बनने वाली है, उसने उसे धक्का दे दिया। सभी लोग तिरस्कार भरी नजरों से निशानी की तरफ देख रहे थे। उन सभी के मुंह से ईशानी के लिए सिर्फ और सिर्फ जहर ही निकल रहा था। गॉड, गेम खेलने में तुम दोनों को कोई जवाब ही नहीं है, ईशानी ने गुस्से में कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। नमन त्रिपाठी, बोलने से पहले एक बार सोचते भी नहीं हो ना तुम? दोबारा कभी अपनी जुबान से यह बात दोहराना भी मत। मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, आज से ठीक 3 दिन पहले तक तुम मेरे मंगेतर थे। तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। चलो फिर मैं तुम्हें एक बात और याद दिला देती हूँ। आज का दिन तुम्हारी और कनिका की सगाई का दिन नहीं, बल्कि मैं ये तुम्हारी शादी का दिन होने वाला था। तुम इतने गिरे हुए हो और कितना गिरोगे, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी बॉटम लाइन है कहाँ। उद्धरण चिन्ह। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ईशानी यह सारी बातें पब्लिकली बोल देगी, इसलिए उसने जल्दबाजी में ईशानी की सारी बातों का जवाब देते हुए कहा, ईशानी अग्निहोत्री, अपनी बकवास बंद करो। मैं कभी भी तुम्हारे मंगेतर नहीं था। ये खुशमियाँ पालनी छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। जमीन पर बैठी हुई कनिका ने भी अपने चेहरे पर दर्द भरे भाव लाते हुए कहा, ईशानी, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं और नमन हमेशा से एक दूसरे को चाहते थे और इसी वजह से हम दोनों अब शादी कर रहे हैं और मैं उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ।
तुम अपनी एक तरफा मोहब्बत के चलते इतना कुछ गलत नहीं कर सकती। प्लीज अब बस करो। उद्धरण चिन्ह। कनिका की बातें सुनकर कोई भी उस पर यकीन कर सकता था। उसकी आवाज में छलक आई उदासी और दर्द को देखकर सब लोगों को उस पर तरस आ रहा था और ईशानी पर गुस्सा। उनको ऐसा ही लग रहा था कि ईशानी नमन को पाने के लिए साजिशें रच रही थी। सभी गेस्ट के बीच में गॉसिप होना शुरू हो गई थी। एक अच्छी खासी चल रही एंगेजमेंट पार्टी बिल्कुल युद्ध का मैदान बन चुकी थी। ईशानी, मुझे लगता है कि तुमने कनिका को काफी तेजी से झटका दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो, लेकिन वो तुम्हारी बहन से शादी कर रहा है, तो अब अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। तुम उन दोनों को अपनी ब्लेसिंग दो और खुश रहो। उद्धरण चिन्ह। नमन की माँ सुलेखा मैं अपने बेटे की तरफदारी करते हुए कहा। भले ही उन्होंने ये सब कुछ बिल्कुल शांत लहजे में कहा था, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने ईशानी के ऊपर कीचड़ फेंक दिया था। सुलेखा जी की बातें सुनकर ईशानी के चेहरे के भाव बिगड़ गए। उसे महसूस हो रहा था कि सब लोग अब उसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और वो पूरे विश्वास के साथ कह सकती थी कि कोई भी उसके बारे में कोई अच्छी बातें नहीं कर रहा होगा। लेकिन इस वक्त वहाँ उसके पास उसका साथ देने वाला और कोई भी नहीं था। वो खुद को काफ़ी अकेला और लाचार महसूस कर रही थी। वहाँ पार्टी में ईशानी के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे देखते हुए अतुल ने अभिमान की तरफ देखते हुए उससे पूछा, सर क्या हमें कुछ करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। अतुल के डर के कारण पसीने छूट रहे थे। उसने भीड़ में ईशानी की तरफ देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन दौड़ गई। उसके बगल में खड़े हुए अभिमान के चेहरे के भाव काफ़ी खतरनाक हो चुके थे। अगर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखों में जल रही गुस्से की आग से पूरी दुनिया को जलाकर खाक कर देगा। उस आदमी को अंदर बुलाओ और सभी न्यूज़ एजेंसी से कांटेक्ट करो। मैं कल किसी भी नेटवर्क पर मैं अपनी पत्नी के लिए कोई भी गलत आर्टिकल नहीं देखना चाहता। उद्धरण चिन्ह। ओके, मैं समझ गया। अभिमान का ऑर्डर पाकर अतुल तुरंत वहां से बाहर चला गया। अभिमान वही अपनी जगह पर बिना किसी भाव के स्थिर खड़ा हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। उसके आसपास का ऑरा इतना ज्यादा डरावना और खतरनाक हो चुका था कि किसी की भी हिम्मत उसके पास खड़े होने की भी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें निशानी के ऊपर डाली तो उसकी आंखें पल भर के लिए प्यार में बदल गई। पहले के मुकाबले उसकी नजरें काफी सॉफ्ट हो चुकी थी। उसके रहते हुए कोई भी उसकी पत्नी को परेशान नहीं कर सकता था। बैंक्वेट हॉल में अभी भी ईशानी के बारे में तरह तरह की बातें हो रही थी। सभी लोग आपस में तो कुछ ऐसा निकले मुंह पर उसे बुरा कह रहे थे। सब उसकी निंदा कर रहे थे, लेकिन ईशानी अभी भी सब लोगों के बीच बिल्कुल सीधी खड़ी थी। अपने शब्दों के जो तीर उसको चला रहे थे वह उन्हें अपने सीने पर चुपचाप खड़े हुए ले रही थी। इसी दौरान नमन ने कनिका की खड़े होने में मदद करी। कनिका ने अपनी आंखों के किनारे से ईशानी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में खुशी तैर गई। उसने एक बार सब लोगों की तरफ देखा और फिर अपनी आगे की चाल चलते हुए ईशानी की तरफदारी करते हुए बोली, ईशानी, मैं तुम पर किसी भी तरीके का कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं नमन को तुम्हें नहीं दे सकती। और अगर तुम्हारी बहन होने के नाते मैंने ऐसा कर भी दिया था, नमन कभी इस चीज़ के लिए नहीं मानेगा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। नमन ने अपना हाथ कनिका के कमर में डाला और ईशानी की तरफ देखते हुए ठंडे और उससे गुस्से भरे में बोला, वेल, अगर तुम कनिका की बहन नहीं होती तो मैं तुम्हें एक नज़र उठाकर भी नहीं देखता। और इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारी बेशर्मी की हद पार हो गई। आज सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुम्हें अपनी बहन को धक्का दे दिया। उद्धरण चिन्ह। कनिका, नमन, तुम दोनों को शर्मानी चाहिए। ईशानी को बेशर्म बोलने से पहले तुम दोनों एक बार अपनी तरफ अपनी नज़र उठाकर देखो। बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हो तुम दोनों। नमन की बातें सुनकर ईशानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे बेइज्जती भी महसूस हो रही थी। इसी बीच बैंक्वेट हॉल में एक आवाज गूंजी, तुम दोनों वाकई एक दूसरे के लिए बने हो। जैसे ही एक बार फिर वह आवाज लोगों के कानों में पड़ी तो सबका ध्यान उसको चला गया। चैप्टर 15। नमन की बातें सुनकर ईशानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे बेइज्जती भी महसूस हो रही थी। इसी बीच बैंक्वेट हॉल में एक आवाज गूंजी, तुम दोनों वाकई एक दूसरे के लिए बने हो। जैसे ही एक बार फिर वह आवाज लोगों के कानों में पड़ी तो सबका ध्यान उसको चला गया। जब सब लोगों ने उस तरफ देखा तो वहां पर ग्रे कलर के सूट में एक लड़का खड़ा नमन और कनिका की तरफ देखते हुए वह भीड़ में से निकल कर आ गया है। ये आदमी कौन है? उद्धरण चिन्ह। मुझे ऐसा लगता है कि ये अरुण ओबरॉय हैं। उद्धरण चिन्ह। ओह, लेकिन वहां क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह।
भीड़ में मौजूद लोग अब अरुण के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन अरुण को यहाँ देखकर कनिका के चेहरे से पसीना छूटने लगा था। अरुण आगे आकर खड़ा हुआ और उसने अपने नजरें सीधा कनिका पर जमा दी। कनिका को देखते हुए वो उसकी हंसी उड़ाते हुए बोला, आप सभी को परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं भी काफी देर से देख रहा हूँ, और अब मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। क्या? भीड़ में से किसी की आवाज आई। ईशानी ने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सच था, क्योंकि काफी कम लोग जानते थे कि नमन त्रिपाठी की मंगेतर ईशानी है, और उन्हीं लोगों में से मैं भी एक था। आज इस जगह ईशानी और नमन की शादी होने वाली थी, लेकिन अब आप लोग को देख लीजिए कि यहाँ पर कोई शादी नहीं बल्कि नमन और कनिका की सगाई हो रही है। अभी सगाई के पीछे का क्या कारण है या फिर क्या हुआ उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। और एक बात याद रखना कि कनिका मां बनने वाली है। अरुण ने व्यंग्यात्मक तरीके से कुछ सोचते हुए नमन की तरफ देखा। वह बोला, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि भला नमन त्रिपाठी 3 ही दिन में अपनी एक्सफिसी को कैसे भुला सकते हैं, और इतनी बेशर्मी के साथ सब लोगों के बीच उसे बेइज्जत कैसे कर सकता है। सब सच पता होने के बाद भी इतने लोगों के बीच उसने उसे झूठा साबित कर दिया। क्यों? उद्धरण चिन्ह। अरुण की बात सुनते ही नमन के चेहरे के भाव बदल गए और उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें किसने बताया ये सब? उद्धरण चिन्ह। मुझे ये बात कहाँ से पता चले कि कोई मायने नहीं रखती। अगर इस वक्त कोई बात मायने रखती है तो वह ये है कि दुनिया कितनी छोटी है, यहाँ कितने प्रकार होते हैं। उद्धरण चिन्ह। अरुण मुस्कुराया और उसने अपनी नजरें कनिका की तरफ से दी और हंसते हुए बोला, करीब 1 महीने पहले कनिका मेरी गर्लफ्रेंड थी। मुझे कनिका की एक्टिंग और इसका जवाब देना पड़ेगा। इतने कम समय में उसने इतने अमीर आदमी को फंसा भी लिया और उसे आप सगाई भी कर ली। या फिर शायद हो सकता है कि तुम दोनों काफी सालों से एक साथ तब और मिलकर ईशानी को चीट कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अरुण की बात सुनते ही एक बार फिर लोगों के बीच बातें शुरू हो। आखिरकार अभी अरुण ने जो कुछ भी बताया था वह बहुत ज्यादा हैरानीजनक था। यहाँ अभी जो दुल्हन बनकर बैठी थी वह तो असल में उसकी रखेल थी, और अभी जिस ईशानी के बारे में वह लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे असली दुल्हन तो वो थी। उस पॉइंट पर मीडिया लगातार अपने कैमरे में तस्वीरें कैद कर रही थी। उन लोगों को आज अपने कल के न्यूज़पेपर के लिए काफ़ी सारी हेडलाइंस मिल चुकी थी। उन्हें आज अच्छा खासा मसाला मिल गया था। ये सच नहीं है ना? नमन भला ऐसा इंसान कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। अगर ये सच हुआ तो ये कपल बहुत ज्यादा बुरा है। उद्धरण चिन्ह। गॉड, मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा। उद्धरण चिन्ह। सब लोगों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। जो लोग अभी कुछ देर पहले ही ईशानी को ताने मार रहे थे अब वह बिल्कुल शांत हो चुके थे। नमन इस वक्त काफी गुस्से में था और बहुत डरावना लग रहा था। वही कनिका का चेहरा गुस्से और डर के कारण लाल पड़ गया था। बंद करो अपनी बकवास, मैं जानती भी नहीं हूँ कि तुम कौन हो। आखिर क्यों तुम यहाँ सबके बीच मुझे यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अरुण ने गुस्से में चला कर कहा। मिस अग्निहोत्री, क्या आप चाहती हैं कि मैं यहाँ सब लोगों को सबूत दूँ? उद्धरण चिन्ह। तुम? कनिका डर गई थी। उसका डर अब उसके गुस्से पर हावी हो रहा था। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। वहां पर मौजूद अधिकतर लोगों ने उसके चेहरे के बदले हुए भाव और रंग को देख लिया था, और अब वह सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। कनिका ने नमन की तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़ा और उदास लहजे में, नहीं नमन, तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करते हो। ये इंसान झूठ बोल रहा है। सिक्योरिटी किधर है? इस बार निकालो यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। मैं पहले ही जानता था कि तुम कभी अपनी गलती मानोगे ही नहीं। झूठ बोलना तो तुम्हारी फितरत में है। अरुण ने गहरी घृणा के साथ कहा और अपने कोट की जेब में हाथ डालकर कुछ तस्वीरें बाहर निकाली। उन तस्वीरों में अरुण और कनिका एक दूसरे के काफी करीब थे। कुछ तस्वीरों में वह एक दूसरे के गले लगे हुए थे तो कुछ में एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था उनके बीच रिश्ता दोस्ती से बढ़कर। मिस्टर ओबरॉय झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये सारी तस्वीरें असली है। उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब कि हमने ईशानी को गलत समझा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन गलत बात है, इन दोनों ने मिलकर एक बेकसूर को सबकी नजरों में गिराने की कोशिश करी। वही अपनी चाल में कामयाब भी हो चुके थे। उद्धरण चिन्ह। लोगों के बीच इस तरीके की बातें शुरू हो गई थी। जो तस्वीरें अरुण ने दिखाई वह खुद में ही एक बहुत बड़ी सच्चाई थी। अब अगर कनिका इस बात को नकारने की कोशिश करेगी तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। कनिका के चेहरे के सारे रंग उड़ चुके थे।
सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि वह सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रही थी। वो ये बात मानना ही नहीं चाहती थी कि वह अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस चुकी है। लेकिन ये सब हुआ कैसे हो? अभी कुछ देर पहले ही तो सब लोग उसकी तरफदारी कर रहे थे। शुरुआत से लेकर अब तक जो अटेंशन उसे चाहिए थी आज वह उसे मिल रही थी। लेकिन अब सभी लोग मिलकर उसकी बुराई कर रहे हैं। लेकिन अरुण ईशानी की तरफदारी क्यों कर रहा है? इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। उसने प्लान किया था कि वह सभी लोगों के बीच ईशानी को जलील करेगी, लेकिन अरुण ने यहाँ आकर उसका पूरा प्लान बिगाड़ दिया था। भला ईशानी को हमेशा कहीं ना कहीं से मदद क्यों मिल जाती है? कनिका काफी उदास और घबराया हुआ महसूस कर रही थी। नहीं, ये सब झूठ है, प्लीज इसकी बात पर यकीन मत करो। उद्धरण चिन्ह, तुम अभी भी इस बात को नकार रही हो। थोड़ी तो शर्म करो यार। अरुण को पहले ही इस बात की उम्मीद थी, इसलिए उसने आगे कहा, अगर किसी को अभी भी कोई शक है तो वह जाकर कनिका के पिता मिस्टर विक्रम अग्निहोत्री से सवाल जवाब कर सकता है। वह कनिका के पिता है तो उन्हें जरूर इस बारे में सब पता होगा। उद्धरण चिन्ह। अरुण की बात सुनते ही सब लोगों की नज़र एक साथ हो विक्रम जी की तरफ चली गई। विक्रम वही कनिका से कुछ दूरी पर खड़े हुए थे। ये सब देखकर विक्रम जी को पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। उन्होंने कनिका की तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाकर बोले, कनिका अब बस करो। क्या तुम्हें अभी भी संतुष्टि नहीं हुई? अब इस बात को और मत बढ़ाओ। बिना आगे कोई बहसबाजी करे वह नेकलेस वापस ईशानी को दे दो। उद्धरण चिन्ह। डैड। विक्रम जी की बातें सुनकर कनिका हैरान रह गई। विक्रम जी ने बिना कुछ कहे भी इस बात पर मोहर लगा दी थी कि कनिका ने ही जानबूझकर अपनी बहन ईशानी के मंगेतर को उससे छीना है। विक्रम जी के बगल में खड़ी हुई छाया ने खींचते हुए शिकायत भरे लहजे में कहा। छाया को काफी लंबे समय से उस नेकलेस का लालच था और अब ईशानी के घर छोड़कर जाने के बाद फाइनली वो नेकलेस उसकी बेटी को मिल गया था। वो उसे दोबारा ईशानी को वापस नहीं लौटाना चाहते थी। कनिका ने अपने कदम पीछे ले लिए। वो उस नेकलेस को ईशानी को नहीं देना चाहती थी। मैंने कहा कि ईशानी की चीजें कोई भी नहीं लेगा। उसका नेकलेस उसे वापस दो। पहले ही तुम्हारी वजह से हमारी काफी बदनामी हो चुकी है। अब बस करो। उद्धरण चिन्ह। विक्रम जी ने कनिका और छाया की तरफ घूरते हुए देखकर कहा। विक्रम की बात सुनकर कनिका का मन कड़वाहट से भर गया। इनडायरेक्टली विक्रम जी ने कहा था कि उनके घर में कनिका सारे सामानों पर अपना हक नहीं बता सकती, खासकर उन चीजों पर जो ईशानी की है। कनिका पहले से ही जानती थी कि भले ही विक्रम जी उसे अपनी सगी बेटी की तरह पालते हैं और उसका ख्याल भी रखते हैं, लेकिन फिर भी सगा खून सगा ही होता है। ईशानी उनकी अपनी बेटी थी, उनका अपना खून। उनके घर में मौजूद अधिकतर चीजें ईशानी की थी, जिसमें उनकी प्रॉपर्टी भी शामिल थी। कनिका शुरुआत से ही ईशानी से बहुत जल्दी थी और उसे नफरत भी करते थे। उसकी हमेशा से दिली तमन्ना थी कि वह सब कुछ उससे छीन ले, लेकिन इस वक्त वह विक्रम जी की बात नहीं टाल सकती थी। इसलिए उसने अपने गले में से वो नेकलेस उतारा और उसे ईशानी को वापस लौटा दिया। ईशानी नहीं करेगा कि आंखों में छलक रही खुद को चोट पहुंचाने की मंशा को इग्नोर करते हुए उससे वह नेकलेस वापस ले लिया। उनकी एंगेजमेंट पार्टी आज की जेड टीवी शो का एपिसोड बनकर रह गई थी। सभी लोग अब नफरत के साथ कनिका और नमन को देख रहे थे। कुछ लड़कियां और लड़के जिनका आइडल नमन था अब उन्हें नमन को अपना आइडियल मानते हुए भी शर्म आ रही थी। वह लोग बहुत निराश है। सभी लोग वहां से चले गए और साथ में उन्होंने जाने से पहले ये भी कहा कि आज के बाद वह कभी भी त्रिपाठी परिवार के द्वारा रखी गई किसी भी पार्टी में नहीं शामिल होंगे। उनके जाने के बाद एक एक करके सभी मेहमान वहां से वापस जाने लगे। त्रिपाठी और अग्निहोत्री परिवार की काफी ज्यादा बदनामी हो चुकी थी। हम सभी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए थे, खासकर नमन के चेहरे के। उसके चेहरे पर हमेशा शांत और सौम्य भाव होते थे, लेकिन आज उसके चेहरे के भाव खतरनाक थे। कनिका ने गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियां भींच ली। ईशानी अग्निहोत्री, ये सब कुछ सिर्फ उसकी गलती है। अगर वो ना होती तो आज उनमें से किसी की भी इतनी ज्यादा बेइज्जती ना होती। कनिका ने मन ही मन कसम खाई कि वह ईशानी को अब चैन से नहीं जीने देंगे।